हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओजन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जैसा कि कल हमने पिछले टर्न में बात किया था कि आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। पहले पूरा सिलेबस बाखूब तरीके से जान लें कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से उसका हम लोग विश्लेषण करें, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करें। तो आप जानते होंगे कोविड-19 की वजह से हमारे सिलेबस में 30% कटौती कर दी गई है। तो 30% कटौती करने के बाद क्या बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप तुरंत अपना पेन और कॉपी निकालिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहली इकाई हमारे सामने है, इकाई फर्स्ट मैथमेटिक्स से। गणित की बात फिलहाल हम कर रहे हैं, इसके बाद आएंगे फिर अगले पे। तो मैथ कक्षा 12 मैथ की बात है। इकाई फर्स्ट में 2 चैप्टर हमारे पास हैं। एक है संबंध और फलन, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, कक्षा 12 मैथ की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो पहली इकाई में 2 चैप्टर हैं, संबंध तथा फलन, और अगला चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो संबंध और फलन में है क्या क्या उसको भी जान लें, टॉपिक कौन सी है। तो पहला चैप्टर जो आपका संबंध तथा फलन है, उसमें संबंधों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वातुल्य संबंधों, सम्मित संबंधों, संक्रामक संबंध। क्लियर। अगला तीनों कंबाइन करने के बाद एक रिलेशन बनता है, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। क्लियर ना। 3 के बाद चौथा जो बनता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो 4 रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा, एक है हमारे पास एकैकी फलन क्या होता है, अक्षातक फलन क्या होता है। सब मिला के हमारे पास यहाँ केवल 6 चीजें पढ़ना है पहले चैप्टर में। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, पूरा रटवा देंगे अच्छे तरीके से। आप इसको नोट कर लीजिए सिलेबस को। तो पहले चैप्टर में हमारे पास 6 चीजें मात्र हैं। वो कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। स्वातुल्य, सम्मित, संक्रमक और तुल्यता संबंध। 4 ये हो गया। फलन की बात है, 2 फलन हैं, एकैकी फलन, आच्छादक फलन। पहला चैप्टर फिनिश हो गया। कितना आसान है, इसको आप नोट करके लिखें। आइए दूसरे चैप्टर में चलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, इसकी परिभाषा आप याद करिएगा। परिभाषा के बाद परिसर, प्रांत, क्लियर ना, और इनके मुख्य मान कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है मुख्य मान शाखाएं। तो यहाँ पर हमें फिलहाल 3-4 चीजें जाननी है। वही छोटा चैप्टर ये भी है, परिभाषा, प्रांत, परिसर और मुख्य मान। मुख्य मान में क्या आएगा, sin 30, sin 135, इन सब की वैल्यू क्या होंगी, ये चीज हमको जानना है। तो 4 ही चीजें यहाँ पे हैं। एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा, दूसरा परिसर किसे कहा जाता है, तीसरा प्रांत किसे कहा जाता है, चौथा मुख्य शाखाएं क्या हैं इनकी। ठीक है, फिलहाल 2 चैप्टर हमारा क्लियर हुआ, या फिर इसे कहें इकाई फर्स्ट क्लियर हो गई। ठीक है, इसे आप तुरंत नोट करें। अब अगली इकाई के बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे। ठीक है, हाँ देखिएगा। फिलहाल उसके आगे इसकी जो पहले वाला इकाई था वो 10 नंबर का था, और ये जो आपका दूसरा इकाई है 13 नंबर का है। इस इकाई में आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक आव्यूह का है, दूसरा शारीरिक का है। तो आव्यूह में कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, इस पर आप फोकस करिएगा और इसको फास्ट नोट करिएगा। सबसे बड़ी बात, इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाई करना अच्छे से। तो आप ध्यान दीजिएगा, इकाई सेकंड है बीजगणित का, जो 13 नंबर का है। इसके पहले वाला 10 नंबर का था। तो इसमें आव्यूह है चैप्टर, अर्थात इस इकाई का पहला चैप्टर आव्यूह का है। और इसमें है क्या, संकल्पना हो गया, संकेतन हो गया, क्लियर ना, क्रम हो गया, ऑर्डर, समानता हो गया, सिमिलरिटी। आगे आव्यूहों के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार का होता है उसकी बात करेंगे आप। फिर शून्य तथा तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बारे में आप पूरी जानकारी लीजिएगा। आगे की बात है आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं। आगे की बात है सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आव्यूहों पर क्रियाएं, आव्यूह पर कौन कौन सी क्रिया संभव हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और पढ़ना हमें कितना है, पढ़ना हमें योग और गुणन, और हाँ योग तथा गुणन और अदिश गुणन, 3 चीज। योग पढ़ना है, गुणन पढ़ना है और अदिश गुणन पढ़ना है।
आगे इसी के बाद योग गुणन तथा आदिश गुणन के साधारण गुणधर्म ही हमको याद करने हैं। योग गुणन और आदिश गुणन के साधारण गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी लेना है। फिर आगे आव्यूहों के गुणन की आक्रम विनिमेयता, आव्यूहों के गुणनफल की या गुणन की आक्रम विनिमेयता किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर आगे तथा आशून्य आव्यूहों का अस्तित्व, अर्थात आशून्य आव्यूह अर्थात शून्य ना हो, उनका अस्तित्व क्या है उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। आगे की बात है जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, अर्थात जिनको गुणन कर दिया जाए तो एक शून्य आव्यूह हमको मिल जाए, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फिर आगे चलिएगा, और वो भी ये होना कितने चाहिए, क्रम 2 के आव्यूहों की तक ही सीमित होना चाहिए, अर्थात 2x2 ऑर्डर तक ही होना चाहिए, आगे आपको नहीं जाना है। फिर आगे प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं, जैसा कि पिछले चैप्टर में शायद हमने आपसे बात किया था, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो केवल प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ तक ही हमें सीमित रहना है। तो प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, इसके बारे में जानकारी लेना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, आगे व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उसका अस्तित्व है, आगे यहाँ सभी आव्यूहों के अवयव वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें जो भी लिया जाएगा सारी संख्याओं को वास्तविक लिया जाएगा, ठीक है ना। मीन्स -इन्फिनिटी से 0 से +इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी होगा, वही सब वास्तविक होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा फास्ट नोट करें, इस इकाई सेकंड के पहले चैप्टर की हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, आप जगह दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चल रहे हैं साडिक पे। आइए देखते हैं आगे हम लोग इकाई सेकंड के दूसरे चैप्टर चलते हैं, जो कौन सा है, साडिक का है। तो साडिक में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं, देखिएगा ध्यान से। एक वर्ग आव्यूह का साडिक, वो भी 3x3 ऑर्डर में। अगला है साडिकों की गुणधर्म, उपसाडिक किसे कहा जाता है, शाखंड किसे कहा जाता है, साडिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ये बारी बारी पूरा लिखा हुआ है। फिर आगे शाखंड आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना। आगे देखिएगा, 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण के निकायों को जिनका अद्वितीय हल हो, मीन्स एक हल हो, आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा इकाई सेकंड कंप्लीट हुआ। इकाई सेकंड में हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। अब हम इकाई थर्ड पे आएंगे। इकाई थर्ड में देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। इकाई थर्ड हमारा 44 अंक का है, तो आप थोड़ा जगह दीजिए, तो फास्ट नोट करिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। हाँ देखिएगा आप, इकाई थर्ड आपका जो है 44 अंक का है, इसका नाम क्या है, कलन है। पहला अध्याय इसमें है सत्ता तथा अवकलनीयता। क्या क्या पढ़ना है, सत्ता तथा अवकलनीयता किसे कहते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन क्या होता है, श्रृंखला नियम क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना, उनका अवकलन। आगे की बात, लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन द्वितीय क्रम के अवकलन के द्वारा। फिर आगे इसी के दूसरा चैप्टर है, कौन सा, अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग पहली हेडिंग है, टॉपिक है परिवर्तन की दर। फिर आगे वृद्धि ह्रास फलन, मान फलन किसे कहते हैं, अवलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट उच्चतम मान ज्ञात करना, निम्नतम मान ज्ञात करना, वो भी किस मेथड से, प्रथम अवकल परीक्षण की ज्यामितीय प्रेरणा तथा द्वितीय अवकल परीक्षण की उत्पत्ति लायक टूल के द्वारा। तो ये फिलहाल हमारा सिलेबस है, आप इसे फास्ट नोट करें, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ करके हमको बहुत अच्छे से अच्छे अंक लेके आने, ठीक है। तो आप फास्ट करें आप। आइए देखते हैं फिलहाल जो हमारा कलन इकाई था, यूनिट था, उसमें ये थर्ड चैप्टर था समाकलन का। इस समाकलन चैप्टर में समाकलन हो गया अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, फिर आगे आंशिक भिन्नों के द्वारा, खंडसा के द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न, ठीक है।
जो हमारे सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको आप देख लीजिएगा। इसी टाइप के हमको इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। वो है कौन कौन से, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपान ax² प्लस bx प्लस c। अगला टाइप हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन px प्लस क्यू dx बाई ax² प्लस bx प्लस c। अगला टाइप हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन px प्लस क्यू इंटू dx बाई रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अगला टाइप हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c ऑफ dx। अगला हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ a² प्लस माइनस x² dx। नेक्स्ट आगे की बात कर लें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ x² माइनस a² dx। अगली टाइप हो गई साइन ऑफ इंटीग्रेशन px प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c ऑफ dx। अगली टाइप है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपान x² प्लस माइनस a²। नेक्स्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपान रूट ऑफ x² प्लस माइनस a²। नेक्स्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई रूट ऑफ a² माइनस x²। अगली टाइप है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अगली टाइप है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b cos x। नेक्स्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b sin x। इस तरह से इस समाकलन चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ इतनी टॉपिक पढ़नी है बस। तो आप फास्ट नोट करें, इसके आगे हम चैट पे चल रहे हैं। आइए देखते हैं फिलहाल जो हमारी इकाई में छूटा हुआ था उसके आगे का ये चैप्टर हमारे सामने आया है, समाकलनों के अनुप्रयोग। हम यहाँ पर जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी हमारे पास टॉपिक बची हुई है। तो समाकलनों के अनुप्रयोग में हमें पढ़ना क्या है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। आगे विशेषता रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानना है हमको। वृत्त क्या होता है, परवलय क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, क्लियर। फिर आगे देखते हैं, और वो भी इन सबको केवल मानक रूप में दिखाना है, अर्थात वृत्त का, परवलय का और दीर्घवृत्त का केवल मानक रूप चाहिए, आगे हमें कुछ नहीं करना है। फिर आगे देखते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इनका। आगे की बात है उपर्युक्त किन्हीं दो वृत्तों के अंतर्गत बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात चाहे वृत्त परवलय का होगा, परवलय दीर्घवृत्त का होगा या दीर्घवृत्त वृत्त का होगा, इनके बीच का हमको क्षेत्रफल चाहिए। आगे की बात है, और वो भी जो परिभाषित होगा सिर्फ उसका। फिर इसी में है, इसी इकाई का लास्ट चैप्टर है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप देखिएगा। परिभाषा चाहिए, कोटि चाहिए, घात चाहिए, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल चाहिए। आगे फिर दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना कैसे हम लोग बनाते हैं। फिर आगे देखिएगा, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल करना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल करना, ठीक है। किस प्रकार के, ये दो हमारे पास टाइप हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या हैं, एक्स के फलन है। आगे की बात अगला है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्या है, क्यू क्या है, वाई के फलन है। तो ये हमारी पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है। इसके बाद बहुत फास्ट आप नोट करें, अगले यूनिट पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा इकाई 4 है, इसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें चैप्टर हमारे कौन कौन से, दो चैप्टर हैं, एक है सदिश, दूसरा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो सदिश में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में देख लीजिएगा और बहुत फास्ट नोट करिए, सबसे बड़ी बात ये है। सदिश में है सदिश तथा अदिश। आगे अरे भैया आप पढ़े होंगे सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। फिर आगे एक सदिश का परिमाण व दिशा। आगे की बात है सदिशों के दिक्स कोसाइन दिक्कनुपात, सदिशों के प्रकार, वो भी किन किन के, समान सदिश, मात्रक सदिश, शून्य सदिश, समांतर सदिश एवं संरेख सदिश। आगे की बात है किसी दो बिंदुओं का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश के साथ गुणा या गुणन की प्रक्रिया। फिर दो बिंदुओं के को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना, परिभाषा देना, ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी उसके बारे में बात करना। फिर आगे की बात करिएगा सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग के बारे में बात करना, व्याख्यान देना, सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में बात करना या परिभाषित करना। ये तो था हमारा सदिश चैप्टर। अब इसी इकाई का दूसरा चैप्टर है कौन सा, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ना हमको,
इसमें पढ़ना है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन या दिक्कनुपात निकालना। फिर आगे एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण ज्ञात करना। समतली और विषमतली, इसे असमतली भी कहा जाता है। विषमतली रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण ज्ञात करना। ये इकाई 4 हमारा कंप्लीट हो गया है और आप लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब हम अगली इकाई पर चलते हैं, आप फास्ट लिखें। इकाई 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 है क्या, उसके बारे में देखिएगा। इकाई 5 हमारा है रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कौन कौन सी टॉपिक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर ही आपका यही है, रैखिक प्रोग्रामन। इसमें भूमिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संबंधित पदों कौन कौन से? व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टता, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन, समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन, समस्याओं का गणितीय सूत्र। आगे की बात है, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, सुसंगत तथा असंगत क्षेत्रफल, सुसंगत तथा असंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल। ये रहा हमारा इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन। अब हम लास्ट इकाई पे आते हैं, छठवीं इकाई पर आते हैं, जिसका नाम है छठी इकाई का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता में क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता में हम पढ़ेंगे सशर्त मतलब प्रतिबंध के साथ, जो भी बात करेंगे कंडीशन के साथ बात करेंगे। प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, आगे कुल प्रायिकता क्या होती है, बेच प्रमेय क्या होता है। इसी के साथ कक्षा 12 मैथमेटिक्स का हमने सारा सिलेबस आपको दे दिया है। अब अगली मीन्स कल की क्लास से हम लोग टॉपिक वार सारे के सारे टॉपिक एक तरफ से अच्छे से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से साल बाप निकालेंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारा सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ये वीडियो हमारी आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।